जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस। जो पेपर हमारा 8 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की पहली शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था, उस पेपर का आज हम एनालिसिस करेंगे रीजनिंग का। और ये वीडियो हमारा 21वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 20 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि जितने भी एसएससी में हमें परेशान कर सकते हैं सवाल, यानी कि हमें परेशान करने वाले जो सवाल हो सकते हैं वो सभी उन सेट पेपरों में दिए हैं। ठीक है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम जब सेट पेपर लगाते हैं ना तो पेपरों में सवाल उसी से मिलते जुलते आते हैं। तो अगर हमने कहीं भी उस जैसा सवाल लगाया होगा पहले तो उस सवाल को हम तुरंत हल कर देंगे। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा आज का, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण क्या है हमारे पास, सबसे पहले दिया है हमारे पास 18। ठीक है। 18 के बाद है डिवाइड को हमें बदलना है इनटू से। इनटू करेंगे हम कितने का, 9 का। 9 के बाद है प्लस को बदलना है हमें माइनस से। माइनस करेंगे हम 24 का, यानी कि 24। फिर है हमारे पास इनटू को हम बदलेंगे डिवाइड से। डिवाइड करेंगे 3 का। उसके बाद है माइनस को हमें बदलना है प्लस से। प्लस का हो जाएगा 16। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम करेंगे इन दोनों का गुणा और यहाँ करेंगे इन दोनों का भाग। तो जब 18 और 9 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 162, यानी कि 162। माइनस करेंगे 24 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 8 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 16। ठीक है। तो 162 में से जब 8 जाएंगे तो बचेगा 154। कितना बचेगा, 154। और उसमें जब हम 16 ऐड कर देंगे, यानी कि 16 और जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 170, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल चिन्हों को बदलना है और फिर हम उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमारे पास श्रृंखला क्या दी है, सबसे पहले दी है 56, यानी कि 56। उसके बाद है 53, उसके बाद है 50, यानी कि 50। 50 के बाद श्रृंखला है हमारी 47 और 47 के बाद है 44। 44 के बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी इस तरीके की श्रृंखला हो तो सबसे पहले क्या है, अंतर देखते हैं, क्योंकि अंतर क्या है, कम और ज़्यादा का हो जाता है। जब संख्याएं पास पास में दी हों तब हम प्लस और माइनस का अंतर देखेंगे। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, माइनस का 3 हो रहा है यहाँ। और 53 और 50 में भी माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है। 50 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमें 47 मिल जाएगा। इसी प्रकार 47 में से जब हम माइनस का 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 44। तो हमें दिखाई दे रहा है हमारी एक सी श्रृंखला बन रही है। जब एक सी बनेगी तो फिर 44 और उससे आने वाली अगली संख्या के बीच में भी अंतर 3 का होगा। तो 44 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 41। और इस प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारे आ जाएगा 41, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 19 नवंबर 2003 को बुधवार है तो 25 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलेंडर का प्रश्न है तो कैलेंडर में क्या करेंगे, हम सेम डेट में जाएंगे। जिस वर्ष का पूछ रहा है वो अगर उसको देखेंगे, वो वर्ष जो तारीख पूछ रहा है ना, वो तारीख अगर पूरा पहले की तारीख है तो फिर हम एक वर्ष पहले जाएंगे। और वो तारीख अगर इस तारीख से आगे निकल चुकी है वो तारीख, तो फिर हम उसी डेट में जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ 19 नवंबर है और यहाँ 25 मार्च है, तो पीछे की तारीख है। तो हम देखेंगे जो वर्ष पूर्ण हो चुका है उसका, यानी कि 2010। तो 19 नवंबर 2003 से हम कहाँ से, 19 नवंबर 2003 से हम 19 नवंबर, यहाँ क्या आएगा, 19 नवंबर 2010 तक पहले देखेंगे विषम दिनों की संख्या हमारे पास कितनी है। क्योंकि यहाँ देखो सेम डेट और वर्ष जो पूछ रहा है वहाँ तक अगर हम सेम डेट में चलेंगे तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम 25 मार्च दिया है वहाँ तक जाएंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत रहेगी। ठीक है। इसीलिए हम पहले सेम डेट में आएंगे। सेम डेट में हम देख रहे हैं 3 से 7 तक कुल वर्षों की संख्या कितनी हो गई, तो कुल वर्ष हो गए हमारे 10। ठीक है। अब 7 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए, वो 2003 से लेकर 2010 तक कुल वर्ष कितने हो गए, तो कुल वर्ष हमारे पास हो गए 7। अब 7 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या होगी 7, क्योंकि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। अब हम देखेंगे 3 और 10 के बीच में हमारे लीप वर्ष कौन कौन से हैं। तो लीप वर्ष पहला तो हमारा आएगा 2004। ठीक है। 2004 के बाद 2008, कौन सा होगा, 2008। 2 हमारे लीप वर्ष आएंगे। तो लीप वर्ष में हमारा एक दिन ज़्यादा होता है विषम दिन। तो 2 वर्षों के कितने विषम दिन ज़्यादा हो गए, 2 वर्षों के 2 विषम दिन हो गए। तो कुल विषम दिनों की संख्या हमारे पास आ गई 9। कितनी आ गई, 9। ठीक है। इस 9 को अभी हम ऐसा रखेंगे। अब हम चलेंगे 19 नवंबर 2010 से, 19 नवंबर 2010 से हमें चलना है 25 मार्च 2011 तक। कहाँ तक, 25 मार्च 2011
11 तक। ठीक है, अब इस तरीके से हमें थोड़ा सवाल आसान हो जाता है। अब नवंबर में हमारे कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन हो गए, अब 19 दिन हमारे निकल चुके हैं, तो हमारे पास कितने दिन बचे? 11 दिन बचे। 11 दिन में विषम दिन निकालेंगे, 7 का भाग लगा के, तो बचेगा हमारे पास 4। ठीक है, दिसंबर हमारा 31 दिनों का होता है, तो उसमें विषम दिन बचेंगे 3। जनवरी में हमारा 31 दिन का होता है जनवरी, तो जनवरी में विषम दिन 3। फरवरी हमारी साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं, तो फरवरी हमारी रहेगी 28 दिनों की। 28 दिनों की फरवरी रहने के कारण विषम दिन हो जाएंगे 0, क्योंकि 7 का भाग पूरा पूरा गया। फिर मार्च है, मार्च में हम देखेंगे, मार्च में हमें चलना है 25 मार्च तक, तो 25 में जब हम विषम दिन निकालेंगे 7 का भाग लगा के, तो 3 बार जाएगा 21 और 4 हमारे पास बचेगा, तो 4 विषम दिन। अब हम देखेंगे कुल विषम दिन कितने हो गए? 4, 3 7 और 3 10 और 4 14। कितने विषम दिन हो गए हमारे? 14 विषम दिन हो गए। तो 14 विषम दिनों में वैसे भी हम विषम दिन निकालेंगे अगर, तो 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग पूरा पूरा गया, तो विषम दिन हो गए हमारे 0। कितने विषम दिन हो गए? 0। ठीक है, और ऊपर विषम दिन हमारे कितने थे? 9। तो अब इस 9 में हम क्या करेंगे? 9 में जब विषम दिन निकालेंगे तो 7 का लगाएंगे भाग, तो हमारे विषम दिन कितने बचेंगे? विषम दिन बचेंगे हमारे पास 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 2 को इस बुधवार में जोड़ देना है। बुधवार से हमें 2 दिन आगे बढ़ जाना है, तो बुधवार से जब हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये वाला सवाल समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए और दोबारा इस सवाल को समझिए। अगर आपको फिर ये सवाल समझ में नहीं आता है तो हमारे जो पुराने वीडियो हैं या फिर अगला आने वाला जो वीडियो आएगा ना, उसमें इस तरीके के सवाल आपको और मिलेंगे, तो आप उनमें भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, दी गई श्रृंखला में निम्न में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? हमारे पास एक श्रृंखला दी है। श्रृंखला क्या है? सबसे पहले दिया है 56, उसके जस्ट बाद दिया है हमें प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर है हमारे पास 38, फिर है 29 और फिर है हमारे पास 20। अब हमें देखना है इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने अभी पिछले सवाल में क्या बताया था कि अगर अंतर आपको कम दिख रहा है, यानी कि संख्या पास पास में दिख रही है, तो आप इनका अंतर लेंगे। अब 56 और अगली संख्या में अंतर हमें पता नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, और प्रश्नवाचक और 38 में भी हमें नहीं पता है अंतर कितना होगा। तो फिर हम 38 और 29 में देखेंगे कितना अंतर है। यहाँ हमारा अंतर हो रहा है 9 का। ठीक है, 29 और 20 में भी अंतर हो रहा है हमारा 9 का, यानी कि माइनस का 9। 38 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 29, और 29 में से माइनस 9 करेंगे तब हमें मिलेगा 20। हमें दिख रहा है इन दोनों संख्याओं में हमारा एक सा अंतर है, तो फिर यहाँ भी हमारा माइनस का 9 होगा और यहाँ भी हमारा माइनस का 9 होगा। तो जब 56 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा 47। कितना? 47। तो यहाँ हमारा आ गया 47। कितना आ जाएगा? यहाँ हमारा आ जाएगा 47। ठीक है, और जब 47 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 38। तो इस तरीके से हमारा पूरा नियम लागू हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा 47 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 कथन दिए हैं और 3 निष्कर्ष दिए हैं। अब हमें इनका निष्कर्ष बताना है, कौन सा निष्कर्ष हमारा सही आ रहा है। तो सबसे पहला कथन हमारा क्या कह रहा है? सबसे पहला कथन कह रहा है कोई तांबा चांदी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, अभी हम चलेंगे पीछे से। ठीक है, क्या कह रहा है? सभी एल्यूमिनियम सोना है। तो हमने बना लिया पहला गोला अपना एल्यूमिनियम का। इसका बना लिया एल्यूमिनियम का। अब क्या कह रहा है? सभी एल्यूमिनियम सोना है। तो सभी एल्यूमिनियम किसके अंतर्गत आ जाएंगे? गोल्ड के अंतर्गत। ठीक है, सभी एल्यूमिनियम क्या हो जाएंगे? गोल्ड हो जाएंगे। फिर अगला कह रहा है सभी सोना तांबा है। ठीक है, तो सभी सोना जो पूरा पूरा गोल्ड हैगा ना, वो हमारा क्या है? तांबा। तांबा यानी कि कॉपर है। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब अगला कह रहा है कोई भी तांबा चांदी नहीं है। तो कोई भी तांबा जो है ना, वो हमारा क्या नहीं है? वो हमारा चांदी नहीं है, मतलब कि सिल्वर नहीं है। तांबे और चांदी का कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से इसको हम सबसे पहले बना लेंगे। अब निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है? कोई एल्यूमिनियम चांदी नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम हमारा कहाँ है? यहाँ आएगा। एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम हमारा सबसे अंदर है। ठीक है, तो कोई भी एल्यूमिनियम चांदी नहीं है। सबसे भीतर वाला जो हिस्सा है ना, देखो कॉपर जो हमारा कॉपर है। ठीक है, इसका इतना इतना हिस्सा हमारा क्या है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम चांदी नहीं है। जब कॉपर और सिल्वर का कोई संबंध नहीं है, तो कॉपर का एक हिस्सा हमारा क्या है? चांदी है। कॉपर का एक हिस्सा हमारा क्या है? एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम हमारा फिर चांदी से कोई संबंध नहीं रखेगा। तो हम कह देंगे कि पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष हमारे पास कह रहा है कुछ सोना चांदी है, तो कुछ गोल्ड।
ठीक है। गोल्ड कहाँ पर है? गोल्ड है हमारा यहाँ, कुछ गोल्ड चांदी है, गोल्ड हमारा यहीं तक रह गया, ठीक है, और सिल्वर हमारा है यहाँ। तो गोल्ड और सिल्वर में कोई भी संबंध नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे दूसरा निष्कर्ष गलत है। फिर है सभी एल्यूमिनियम तांबा है, तो सभी एल्यूमिनियम किसके अंतर्गत आ रहे हैं? कॉपर के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा निष्कर्ष भी फिर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? हमारे पास एक श्रृंखला दी है, श्रृंखला में हम पहले अक्षरों की तुलना करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले पहला अक्षर हमारे पास कौन सा है? डी। कौन सा है? यहाँ पर डी। डी के बाद है हमारा एच, एच के बाद है एल, एल के बाद है पी। तो हम जब इनके क्रम लिखेंगे तो डी का क्रम हो गया हमारा 4, एच का क्रम 8, एल का क्रम 12 और पी का क्रम 16। अब हम देख रहे हैं इन सब में 4 का अंतर है। कितना? पिछली संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी हमारा 4 जोड़ा जा रहा है। तो जब पी में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 20। 20 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है? 20 पे आता है टी, ठीक है। तो पहला अक्षर तो हमें ज्ञात हो गया टी है, तो फिर हम दूसरा और चौथा ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शनों को हटा देंगे क्योंकि टी हमारा ऑप्शन 1 और 3 में मिल रहा है। अब हम दूसरा देखेंगे एफ। एफ के बाद है हमारे पास जे। क्या है? एफ के बाद है जे, जे के बाद आ रहा है हमारे पास एन और एन के बाद आ रहा है आर, ठीक है। इस तरीके से हम इनकी तुलना करते हैं, पहले अक्षर की पहले अक्षर से, दूसरे अक्षर की दूसरे अक्षर से, कॉमा के बाद। तो एफ का क्रम 6, जे का क्रम हमारा 10, एन का 14, आर का क्रम 18। अब यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ 4 जुड़ गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो फिर यहाँ जब 4 जुड़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 22 और 22 पे हमारा होता है यू। तो हमें पहला अक्षर मिल गया टी, दूसरा अक्षर मिल गया यू। तो हमारा टी और यू किस ऑप्शन में आ रहा है? सॉरी माफ करना, 22वें नंबर पर अक्षर होता है हमारा भी। कौन सा होता है? बी। तो टी और भी हमारे दोनों ऑप्शनों में आ रहा है अभी। तो फिर हम तीसरे ऑप्शन को और चेक करेंगे। तो पहला अक्षर है हमारे पास ए, ए का संबंध ई से होगा, ए है, ए के बाद आएगा ई के बाद आएगा आई और आई के बाद आएगा एम, ठीक है। इस तरीके से इनमें संबंध आएगा। अब हम देखेंगे ए का क्रम 1, ई का 5, आई का क्रम 9 और एम का क्रम 13। यहाँ हम देख रहे हैं इसमें अभी 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ सब में 4 प्लस हो रहा है। तो 13 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 17 और 17 पे हमारे पास होता है क्यू। तो इस तरीके से हमारा आ गया टी, भी और क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब से सर्वाधिक मिलता जुलता हो। हमारे पास ए और बी एक खड़ा हुआ दर्पण है और हमें इसका प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा राइट में जाएगा और राइट वाला हमारा लेफ्ट में आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एफ, ठीक है। एफ आएगा तो दूसरे ऑप्शन में एफ हमारा बिल्कुल सही पोजीशन में दिया है, तो इस ऑप्शन को हम हटा के चलेंगे सबसे पहले। फिर एफ के बाद आएगा हमारे पास ओ, ठीक है। एफ के बाद ओ हमारे पास पहले और चौथे ऑप्शन में दिया है, तीसरे ऑप्शन में हमें ई दिया है, तो इस ऑप्शन को भी हम हटा देंगे क्योंकि एफ के बाद हमें ओ चाहिए। अब ओ के बाद दिया है हमारे पास ई, तो ई दोनों ऑप्शनों में हमारे पास दिया है। ई के बाद हम देखेंगे आर, ई के बाद आर भी हमारे पास दोनों में है। आर के बाद फिर ए भी हमारे पास दोनों ऑप्शनों में है। अब हमें सी देखना है, सी हमारे दोनों ऑप्शनों में है लेकिन सी चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया है इसके जैसे, तो फिर चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पहले ऑप्शन में ई का दर्पण प्रतिबिंब के रूप में दिया है ई, तो फिर हम कहेंगे हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं, तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि निम्न आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, ठीक है। इस सवाल का उत्तर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क की तरह है, तो इस सवाल को आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। इसी के साथ अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, कुल त्रिभुज हमारे कितने हैं। तो सबसे पहले हम एक आकृति वाले त्रिभुज देखेंगे। एक आकृति वाले त्रिभुज देखने के लिए सबसे पहले हम नंबर डालेंगे 1, 2 और 3। एक आकृति वाले त्रिभुज हो गए हमारे पास 3, ठीक है। 3 के बाद हम देखेंगे 2 आकृति वाले,
तो दो आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास हैं 1 और 3। कौन से हैं? 1 और 3, जो एक ही त्रिभुज है। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 आकृति वाले। तो 3 आकृति वाला त्रिभुज है हमारे पास पूरा 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। तो कुल त्रिभुज हमारे पास कितने हो गए? कुल त्रिभुज 3, एक 4 और एक 5। तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई हमारे पास 5। इस तरीके से हम बहुत ही बारीकी से इस सवाल को हल करते हैं, क्योंकि अगर एक भी कम या ज़्यादा हुआ तो वो आपको ऑप्शन में मिलेगा और आप प्रश्न को गलत कर बैठेंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? समीकरण हमारे पास दिया है सबसे पहले 88, उसके बाद है बी को हमें बदलना है गुणा से, गुणा करेंगे हम 3 का। उसके बाद है डी को हमें बदलना है माइनस से, माइनस करेंगे हम 12 का। 12 के बाद है ए को बदलेंगे हम भाग से, भाग करेंगे हम 4 का। फिर है हमारे पास सी को बदलेंगे हम प्लस से, प्लस कर देंगे हम 6 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करेंगे 88 और 3 का गुणा करेंगे। 88 और 3 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 264। कितना मिलेगा? 264। माइनस करेंगे 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें 3, प्लस कर देंगे हम 6 का। ठीक है, तो 264 में से जब 3 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 261। कितना बचेगा? 261। प्लस का कर देंगे हम 6 तो हमें मिल जाएगा 267, यानी कि 267। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 4 64 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9 729 से संबंधित है। 9 का संबंध किससे है? 9 का संबंध है 729 से। ठीक है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 निम्न में से किससे संबंधित है? 12 का संबंध बताना है हमें किससे है। इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले घन और वर्ग, ठीक है, मतलब क्यूब और स्क्वायर ये याद होने चाहिए कम से कम 20 तक। कहाँ तक याद होने चाहिए? कम से कम 20 तक आपको घन और वर्ग याद होने चाहिए, तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 4 का क्यूब हमारा 64 होता है। ठीक है, 9 का क्यूब हमारा 729 होता है। तो 12 का जब क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब हमारा 1728 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? सबसे पहले देखेंगे हम एट द रेट हमारे पास कहाँ है। एट द रेट हमारे पास हैगा यहाँ, तो इसका क्या है, बीचों बीच में है। तो इस बीच का जो होता है ना, वो संबंध दूसरे बीच वाले से होता है। तो एट द रेट के विपरीत आ जाएगा हमारा स्टार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ एस के विपरीत आपसे पूछता, एस के विपरीत एस है, हाँ एस के विपरीत पूछेगा तो हो जाएगा प्रतिशत, और इसके विपरीत हो जाएगा हैज। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें विपरीत चिन्हों को निकालते हैं जब एक शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है तब। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में वॉच इज डिस्टर्ब को XRPAQM लिखा जाता है और डोंट वॉच हिम को TUBGPA लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा? इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे दोनों तरफ हमारे पास कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारे पास केवल आ रहा है वॉच, यहाँ भी हमारे पास वॉच कॉमन है। तो वॉच के अलावा अब हम देखेंगे क्या कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ कॉमन हो रहा है P और A, और यहाँ भी कॉमन है P और A। तो हम कह देंगे वॉच के लिए जब हमसे पूछेगा तो वॉच के लिए हम कह देंगे P और A लिखा जाएगा वॉच को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। एक MN हमारे पास खड़ा हुआ दर्पण है, इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाला भाग राइट में जाएगा और राइट वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा आई चारों ऑप्शनों में आ रहा है, ठीक है। आई के बाद आएगा आर हमारे बाकी 3 ऑप्शनों में सही है। इस ऑप्शन में बिल्कुल जैसे कि तैसा आर है, तो इस ऑप्शन को हम सबसे पहले हटा देंगे। फिर हमारे पास है एन, ठीक है। आर के बाद क्या आएगा, एन। लेकिन दूसरे ऑप्शन में आप देखेंगे अगर तो आर के बाद आपको यू दिखाई दे रहा है, तो फिर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि आर के बाद हमें चाहिए एन। अब हमारे पास बचा पहला और तीसरा ऑप्शन, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एन के बाद आएगा यू, एन के बाद यू आ रहा है दोनों में, यू के बाद आएगा ई, यू के बाद ई आ रहा है हमारा केवल पहले ऑप्शन में, तो हम कह देंगे पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे ऑप्शन में यू के बाद आ रहा है सी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो फिर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है।
यानी कि हमारे ये शब्द दिए हैं ना, इन दोनों शब्द युग्मों में वही संबंध है जो संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन में है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में संबंध है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है जी, दोनों शब्द क्या है, हिंदी के शब्द हैं। सबसे पहले इन दोनों के आपको मतलब पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अग्रसरल का मतलब होता है आगे बढ़ना, अग्रसरल का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। इसके लिए क्या है, एनालॉगी है। ये एनालॉगी में क्या है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग, वो कुछ भी पूछ सकता है। और अगला है उद्धरण। उद्धरण का अर्थ होता है हमारे पास ऊपर उठाना। क्या अर्थ होता है, ऊपर उठाना। अब अगर आप देखेंगे यहाँ तो आगे बढ़ना और ऊपर उठाना दोनों हमारे एक ही अर्थ निकल रही हैं, ठीक है। दोनों का जो अर्थ निकल रहा है वो एक ही अर्थ निकल रहा है। तो हम कह देंगे इन दोनों में एक ही अर्थ है। तो अब हम देखेंगे इन चारों ऑप्शनों में से किस शब्द युग्म का एक ही अर्थ हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है हमारे पास खोज। अन्वेषण का मतलब होता है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, ठीक है। और उपेक्षा का मतलब होता है अनदेखी। इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं आ रहा है, ठीक है। खोज और अनदेखी का कोई भी संबंध नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा गलत है। फिर है दूसरा ऑप्शन काम लेना और उपयोग करना, मतलब कि किसी भी चीज़ से काम करना या काम कराना, उसका अर्थ होता है काम लेना, ठीक है। फिर दूसरे का है उपयोग करना। उपयोग करना और काम करना दोनों एक ही चीज़ हैं। उपयोग करने का मतलब यूज, ठीक है, यानी कि इस्तेमाल करना। तो इन दोनों के अर्थ एक ही आ रहे हैं, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। जो संबंध हमारा प्रश्न में दिए हुए शब्द युग्मों में है, वही संबंध हमारा दूसरे ऑप्शन के दोनों शब्दों में है। इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। वर्णमाला की हमारे पास श्रृंखला दी है, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला है। इसमें हमें क्या करना है, पहला जो शब्द है ना, पहला यानी कि जो अक्षर है ना, ठीक है, उस वर्ड को हमें पहले वर्ड से तुलना करना है। सबसे पहले हमारे पास दिया है जी, जी के बाद है हमारे पास जे, ठीक है। पहले का हमें दूसरे कोमा के बाद पहले अक्षर से तुलना करनी है। जे के बाद हमारा होगा एम और एम के बाद आएगा पी। यहाँ जब हम इनके क्रम लिखेंगे तो जी का क्रम होता है हमारा 7, जे का क्रम होता है 10, एम का क्रम होता है 13, पी का क्रम होता है 16। हमें दिखाई दे रहा है इनमें 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है, 3। तो इन तीनों में जब +3 होगा तो चौथे में भी प्लस का 3 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 19। 19 पे हमारा अक्षर होता है एस। कौन सा अक्षर होता है, एस। अब 1 और 2 में हमारा एन आ रहा है, तो इन दोनों को हम हटा देंगे, केवल 3 और 4 में चेक करेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारे पास ई। क्या है हमारा ई, ई के बाद है हमारा एच, ठीक है। ई के बाद क्या है, एच, एच के बाद है हमारे पास के और के के बाद है एन। जब हम इनके क्रम लिखेंगे तो ई का क्रम होता है हमारा 5, एच का क्रम होता है 8, के का क्रम 11, एन का क्रम 14। अब हम यहाँ देख रहे हैं 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8। इसी प्रकार 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो होगा 11, तो 11 में जब 3 जोड़ेंगे तो होगा 14। तो फिर जब 14 में भी हम 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 17 और 17 पे हमारा होगा क्यू, ठीक है। तो एस और क्यू हमें केवल ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम तीसरे वाले अक्षर को चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम बचेगा इससे। ऑप्शन आंसर तो जो है ना, वो आंसर हमें केवल ऑप्शन नंबर 4 से ही मिल गया है, तो फिर हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। पेपर में वैसे ही हमारे पास समय कम होता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि 9, 21 और 193, ठीक है। इसके बाद है 12, 15 और 184। इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 9 का गुणा करेंगे हम कितने में, 21 में, और इसमें हम जोड़ देंगे 4, ठीक है। तो 9 का जब 21 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 189, ठीक है। 189 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 193। इसी प्रकार 12 और 15 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 180। कितना मिलेगा, 180। 180 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 184 हो जाएगा। मतलब पहली और दूसरी संख्या का गुणा करके उसमें 4 और जोड़ना है,
तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर अब हम देखेंगे ये नियम हमारा किस ऑप्शन में लग रहा है। तो ये वाला जो नियम है ना वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में लग रहा है, क्योंकि 8 और 17 इनको जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 136, कितना 136, उसमें जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 140। ठीक है, कितना मिलेगा 140, और ऑप्शन में हमारा तीसरा 140 है, तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में कॉल ऑन हिम को OLNIVC लिखा जाता है और अवेटिंग योर कॉल को NIDXSB लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कॉल को कैसे लिखा जाएगा? इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास कॉल है और यहाँ भी हमारे पास कॉल है। तो अब देखेंगे जब कॉल हमें कॉमन मिल गया तो कॉल के अपोजिट में क्या कॉमन आ रहा है? कॉल के अपोजिट में आ रहा है कॉमन N और I। दोनों तरफ हमारा N और I कॉमन है, तब हम कहेंगे कॉल को हम N और I लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? समीकरण है हमारे पास 44 दिया है, 44 के बाद हो रहा है भाग, तो भाग को हमें बदलना है प्लस से। प्लस करेंगे हम 78 का, 78 प्लस करने के बाद अगला हमारा प्लस है, प्लस को हम बदलना है हमें भाग से। भाग करेंगे हम 6 का, 6 के बाद हम माइनस, माइनस को बदलेंगे हम किससे? गुणा से। गुणा करेंगे हम 3 का, 3 के बाद है गुणा, तो गुणा को बदलना है हमें माइनस से, माइनस कर देंगे हम 19 का। ठीक है, ऐसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ लिख लिया हमने 44, 44 के बाद जब 78 में 6 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13। 13 में जब हम 3 का गुणा करेंगे, जब आपको भाग और गुणा दोनों साथ में मिले तो आप सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। अब यहाँ माइनस कर देंगे हम 19 का। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 44, प्लस का हो जाएगा हमारा 13 इंटू 3 करने पर 39 और माइनस का 19। ठीक है, तो 39 में से जब 19 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20। कितना होगा? 20, और प्लस का यहाँ हो जाएगा हमारा 44। तो इस तरीके से हमारा 64 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, शब्द म्यूजिकल क्या शब्द है हमारा? MUSICA और L। शब्द म्यूजिकल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? सबसे पहले इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं। वर्णमाला में हमारे पास सबसे पहले आता है A, तो A को लिखेंगे हम पहले नंबर पर। A के बाद आता है C, C लिख लिया हमने दूसरे नंबर पर। C के बाद वर्णमाला में आता है हमारे पास I, क्या आता है? I। I के बाद आएगा L, L आ गया। L के बाद आएगा M, M आ गया। M के बाद आएगा S और S के बाद आएगा हमारे पास U। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब वो हमसे कह रहा है बाएं से चौथे अक्षर, तो बाएं से चौथा अक्षर होगा हमारा L। ठीक है, और दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर होगा S। L और S, इन दोनों के बीच में हमें बताना है वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो L का क्रम होता है हमारे पास 12 और S का क्रम होता है हमारे पास 19। ठीक है, 12 और 19 के बीच में कितने अक्षर होते हैं? तो 12 और 19 के बीच में हमारे पास अक्षर आएंगे 6। कितने अक्षर आएंगे बीच में? 6 अक्षर आएंगे। 12 और 19 के बीच में हमारे पास कितने अक्षर आएंगे? 6 अक्षर। ठीक है, इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। यहाँ तो हमारे पास क्या है? छोटा है तो हमने देख लिया, लेकिन जब छोटा नहीं है तो हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और उसके बाद इसमें से एक माइनस और करते हैं, तो हमारे बीच में कुल अक्षरों की संख्या आ जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, A प्लस बी का अर्थ है A बी की माँ है। ठीक है, A प्लस बी का अर्थ क्या कह रहा है? A बी की माँ है। A माइनस बी का अर्थ है A बी की पुत्री है। A इंटू बी का अर्थ है A बी का पति है और A डिवाइड बी का अर्थ है A बी की बहन है। उपरोक्त के आधार पर यदि M भाग N माइनस O गुणा P प्लस Q है तो M Q से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन में जब भी आपको इस तरीके का सवाल मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले M और N को हल करेंगे।
यानी कि शुरुआत के दो अक्षर जो होते हैं ना, उनके बीच संबंध निकालेंगे, उनके बीच जो चिन्ह होगा ना, उस चिन्ह को हम संबंध में बदल देंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है इन दोनों के बीच में? भाग। भाग का अर्थ है बहन है, तो एम एन की बहन हो जाएगी, एम एन की बहन हो जाएगी। तो एम को कर देंगे माइनस, बीच में लिख देंगे हम सिस्टर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एन और ओ के बीच में, एन और ओ के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का अर्थ है पुत्री, यानी कि एन ओ की पुत्री है, एन ओ की पुत्री है, तो एन माइनस हो गया और बीच में कर देंगे हम डॉटर, ठीक है। अब ये दोनों आपस में एम और एन सिस्टर हैं और एन ओ की पुत्री है, तो ओ भी एम की कौन हो जाएगी? माता या पिता, यानी कि एम ओ की कौन हो जाएगी? एम ओ की डॉटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे ओ और पी के बीच में, ओ और पी के बीच में हमारे पास है इंटू, तो इंटू का अर्थ है पति, तो ओ पी का कौन हो जाएगा? पति, ओ पी का पति, पति है तो प्लस पी हो गया माइनस, तो यहाँ हम कर देंगे इसको हस्बैंड, ओ पी का कौन है? हस्बैंड है। अब पी और क्यू, यहाँ प्लस बीच में है तो प्लस का मतलब है माँ, यानी कि पी क्यू की माँ है, ठीक है। तो पी कौन हो गई? पी क्यू की कौन हो गई? माँ हो गई, ठीक है। यहाँ हम कर देंगे मदर। क्यू के बारे में हमें पता नहीं है माइनस है या प्लस है। अब आप अगर रिश्तों की आपको समझ है, ठीक है, ब्लड रिलेशन के लिए हमें खुद के रिश्ते जो है ना उनको पहले मजबूत करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे एम और एन दोनों आपस में बहन है, इनका पिता कौन है? ओ, और ओ की पत्नी है पी, तो पी एम और एन की कौन हो जाएगी? पी एम और एन की हो जाएगी माँ, ठीक है। क्योंकि पी की एक संतान क्यू भी है, तो एम एन और क्यू ये तीनों आपस में बहन भाई या बहनें बहनें भी हो सकती हैं, क्योंकि क्यू के बारे में स्पष्ट नहीं है। अब कह रहा है एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है पी की संतान कौन है? क्यू, और पी की संतान एम भी है, तो एम क्यू की कौन हो जाएगी? बहन, एम क्यू की कौन हो जाएगी? बहन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कोई भी 3 ऑप्शन एक निश्चित प्रकार से समान है, कोई एक ऑप्शन इनमें ऐसा है जिसमें वो नियम नहीं लग रहा है जो बाकी के 3 ऑप्शनों में लग रहा है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं इनको। सबसे पहला है टी, टी का क्रम होता है हमारे पास 20, ठीक है। उसके बाद है बी का क्रम होता है 22, आशा करता फिर है हूं बाई का क्रम होता है 25। आपको वीडियो ठीक है, अच्छा इस लगा तरीके से हम इनका क्रम लिखेंगे पहले। फिर है एन का क्रम होगा हमारे पास 12, सब्सक्राइब कीजिए। फिर है एन का क्रम है 14, फिर है क्यू का क्रम है के 17। माध्यम से हमको बताइए, हम आपको तीसरे ऑप्शन में है पी का क्रम होता है हमारा 16, फिर है क्यू का क्रम होता है 17, फिर है टी का क्रम होता है 20, ठीक है। ठीक। फिर है सी, चौथे ऑप्शन में सी का क्रम हो गया 3, अपना प्रश्न ई का क्रम हो गया 5 और एच का क्रम हो गया हमारा 8। इस तरीके से हम इनके क्रम आपको हम देंगे। अब हम देखेंगे 20 और 22, यहाँ 2 प्लस हो रहा है किसमें? 20 में। 22 में 3 प्लस करेंगे तो होगा 25, 12 में जब 2 प्लस करेंगे तो 14 और 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17, 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17, 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 और 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है इन चारों में 3 हो रहा है, लेकिन इन चारों में 3 नहीं है, केवल तीसरे ऑप्शन को छोड़कर इसमें 1 हो रहा है, तो ये बाकी सबसे अलग हो गया। तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है इस हिसाब से, ठीक है, जो वो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? एक वर्गाकार हमारे पास कागज दिया है, ठीक है। इस कागज को क्या किया है? एक फोल्ड किया है। एक फोल्ड के बाद इसमें 3 छेद किए गए हैं, ठीक है, 3 छेद किए गए हैं, तो एक फोल्ड के क्या होंगे हमारे? डबल, यानी कि 3 छेद जब खुलेगा ना तो एक छेद यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। इस तरीके से ये जब खुलेगा तो दिखेगा। अब हम देखेंगे इस तरीके से हमें किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला हमारा जब सही होता है जब ये तीनों चिन्ह बीच में ना करते हुए इस कॉर्नर पर करते, तो जब ये खुलता ना तो फिर खुलने के बाद इस कॉर्नर पर आ जाता, ठीक है। इतना अंतर हमें देखना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदुदार रेखा के साथ क्रमशः दर्शाई गई दिशाओं में मोड़ा जाता है और फिर अंत में छेद किया जाता है। कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? एक वर्गाकार हमारे पास कागज है, ठीक है, इसको सबसे पहले मुड़ा है यहाँ से ये मुड़ गया भाग, फिर दूसरे भाग में मुड़ा है यहाँ से, इसको 2 भागों में मोड़ दिया है। तो जब पहला भाग जो खुलेगा ना, ये वाला भाग, तो यहाँ कितने चिन्ह हैं? 3।
तो इसके अपोजिट में यहाँ कितने चिन्ह हो जाएंगे 3, ठीक है, और यहाँ कितने चिन्ह हैं 1, तो इसके अपोजिट में 1 हो जाएगा। हमें देखना है इस तरीके से हमारे किस ऑप्शन में बन रहा है, इस तरीके से हमारे एक भी ऑप्शन में नहीं बन रहा है, तब हम कहेंगे एसएससी का ये वाला प्रश्न गलत है या फिर ऑप्शन गलत है, ठीक है। प्रश्न तो अगर देखा जाए तो प्रश्न अपनी जगह सही है, लेकिन ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। चारों ऑप्शन इसकी जगह पे यहाँ पे 3 चिन्ह होने थे, तब हम जरूर कह सकते थे कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं, बस आपको अपना उत्तर सही निकालना है। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर W, V, S और O XX, U और P से संबंधित है, ठीक है, से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार O, N, K और G किससे संबंधित है? PP, M और H से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए VU, RN निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास क्या है, ये 2 शब्द युग्म दिए होते हैं, इन दोनों में एक ही नियम लग रहा होता है, चाहे आप किसी में भी ट्राई कर लें। अगर आप दोनों में नियम ट्राई करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, और पेपर वाला यही चाहता है कि आपको समय ज़्यादा लगे, आप कम से कम सवालों को हल कर पाएँ और कोई दूसरा बाजी मार ले जाए, जिससे कॉम्पिटिशन आसान हो जाए, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो तो इसको केवल एक में ही नियम देखेगा, दूसरे में नियम नहीं देखेगा, क्योंकि दोनों में एक सा ही नियम होता है। और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप दोनों में नियम देखेंगे अलग अलग, इतने में टाइम हो जाएगा और आप कम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे W का क्रम होता है हमारे पास 23, V का क्रम होगा 22, S का क्रम होगा 19, O का क्रम होगा 15, ठीक है। यहाँ देखेंगे X का क्रम होगा 24, फिर X का क्रम होगा 24, ठीक है, U का क्रम होगा 21 और P का क्रम होगा 16, ठीक है। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 23 में +1 हो रहा है, ठीक है। 23 में कितना हो गया? +1, तो V में जब हम +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा U, फिर V में +22 और +2 24 हो गया, ठीक है। तो U में जब हम +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा W, क्या आएगा? U और W। यहाँ हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये अभी हमारा फ़िलहाल के लिए कैंसिल है। पहला नियम क्या लग रहा था हमारा 23 और यहाँ हो रहा था 24, मतलब कि प्लस का 1। तो V में जब हम +1 करेंगे तो V के बाद आता है हमारा W, ठीक है। V के बाद क्या आता है हमारा W। फिर यहाँ 22 और 2 24 हो रहा है, तो U है, तो U के बाद हम क्या करेंगे? U के बाद भी हमारा 2 जोड़ने पर आएगा W, ठीक है। इस तरीके से होगा। इसको हम U समझ बैठे थे और इसको हम V समझ बैठे थे, इसीलिए यहाँ ये मिस्टेक हो गई थी U और W की। वही आपको पेपर में देखना है। अभी तो क्या है, आपको समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पेपर में अगर आपका गलत हो गया तो आप फिर 1 नंबर से रह जाएंगे पीछे। अब देखेंगे तीसरे में क्या है, 19 और 21 यानी कि प्लस का 2। R का क्रम होता है हमारे पास 18। 18 में जब 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 पे हमारे पास होता है T, ठीक है। फिर 15 और 16 यानी कि +1, तो N में जब 1 जोड़ेंगे तो N के बाद आता है O। इस तरीके से हमारा W यानी WWTO ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सवाल में अगर जैसी गलती हमसे हुई है, अगर आप चाहते हैं वैसी गलती आपसे ना हो, तो आप इन सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको सवाल क्या है समझ में आएंगे, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ज़रूरी थी, एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी। अगर ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती तो आपको फिर इस गलती समझ में नहीं आती, और अगर गलती समझ में नहीं आती तो आप पेपर में भी फिर गलत कर सकते थे, इसके पूरे चांस थे, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो अक्षर लिखा है उस अक्षर को वही अक्षर पढ़ें और बिल्कुल भी गलती ना करें। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।